आधी शताब्दी पहले तक कोलकाता एशिया के सबसे प्रगतिशील शहरों में सबसे ऊपर गिना जाता था, लेकिन धीरे धीरे किस तरह से यहाँ पर उतार आया। हमने देखा यहाँ पर इसको दुर्गापुर स्टील और रानीगंज जैसी जो कोयला खदानें थी वो चमक रही थी, लेकिन फिर वाम शासन में जब हड़तालें हुई, ममता की जब सरकार आई, सिंगूर नैनो विवाद हमने देखा दोनों के शासन में, और एक के बाद एक करके कंपनियां जो हैं वो बंद होती चली गई, पलायन करने लगी, जिसके बाद एक तरह से कहा जाए कि ये रस्ट बेल्ट बनता चला गया। जो जीडीपी है वो गिरी पश्चिम बंगाल की, बेरोजगारी यहाँ पर बढ़ी, युवाओं का पलायन हुआ। अब जब 2026 के चुनाव सामने आ गए हैं तो बीजेपी इस दावे और इस वादे के साथ सामने आ रही है कि वो पश्चिम बंगाल की खोई पहचान उसे वापस दिलाएगी, एक बड़ा परिवर्तन लेकर आएगी। और अब इसके जवाब में ममता बनर्जी के पास क्या है और किस तरह से पश्चिम बंगाल में इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो पीछे हटती चली गई, एक तरह से डिक्लाइन जो आया उसकी क्या वजह रही, इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये मुद्दा कहीं ना कहीं जब लोग वोट करने जाएंगे तो उनके जहन में होगा। मेरे साथ दोनों हमारे खास मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे साथ महुआ चैटर्जी हैं, मेरे साथ अजीत कुमार झा हैं। महुआ, सबसे पहले मैं आप ही के पास आऊँगी। जो बात मैं अभी शुरुआत जिससे मैं कर रही थी कि किस तरह से धीरे धीरे हमने देखा कि जिस तरह की प्रगति पश्चिम बंगाल में होनी थी वैसी नहीं देखी गई, बेरोज़गारी बढ़ी, जो इंडस्ट्रीज़ थी वो पश्चिम बंगाल से छिटकती चली गई। ऐसे में जब 2026 के चुनाव में वादा कर रही है ये बीजेपी कि वो खोई पहचान वापस दिलाएगी, क्या टीएमसी के पास जवाब है? इमीडिएट जवाब तो नहीं है, लेकिन कहानी जहाँ से आपने शुरू किया आधा शताब्दी पहले से, तो पहला झटका कब लगा? पार्टीशन 1947। बंगाल का अगर 3/4 ही कह सकते हैं कट के देश से अलग हो गया, जो आज हम बांग्लादेश कहते हैं, उस समय ईस्ट पाकिस्तान था। खैर, इंडस्ट्रियल हब जो था वो कलकत्ता और उसके आसपास था और वो इधर रह गया। लेकिन धीरे धीरे पॉलिटिकल, एक तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन का प्रेशर हो गया, दूसरा क्योंकि कैपिटल चेंज हो गया था और दिल्ली में बस गया था, तो बहुत सारी चीज़ें कलकत्ता से छूट के दिल्ली की तरफ चले गए। और उसके साथ साथ इंडस्ट्री पर भी इसका बहुत बड़ा असर इसलिए पड़ा कि इंडिपेंडेंट इंडिया में हम लोगों ने अपना माइनिंग रिसोर्सेज एट्सेट्रा, ये जो है, ये सारे माइनिंग रिच स्टेट्स हैं, बंगाल, उड़ीसा जी, आज का झारखंड, बिहार, तो कायदे से तो रिसोर्स अगर इधर ज़्यादा है तो पूरा देश में तो इन चारों को सबसे ज़्यादा आगे पहुंचने वाला देश, स्टेट बनना चाहिए था, लेकिन वो है नहीं। रिच स्टेट्स तो वो हैं जिनके पास आज के दिन में उनका रिसोर्स नहीं है, लेकिन रिसोर्स यहीं से उठती है जी, लेकिन मालिकाना उनके पास नहीं है, या दे आर नेशनलाइज्ड, माइंस आर नेशनलाइज्ड। लेकिन टैक्सेशन सिस्टम ऐसा है कि जिस स्टेट में वो माइंस है उस स्टेट में उनका ज़्यादा कुछ फायदा नहीं मिल रहा है। उसी के कट के आरोप बीजेपी तो लगाती ये है। शुरुआत, खैर नहीं, वो कट की बात नहीं है, वो तो उस समय ये क्रिएट किया गया था सिस्टम कि हम तब नेशन को डेवलप कर रहे थे, तो सारे स्टेट्स मिलके ही ये तय किया था। लेकिन लंबा अरसे के बाद वो ये सारे स्टेट्स के लिए थोड़ा भारी पड़ गया, और उसमें से बंगाल सबसे ज़्यादा, क्योंकि वहीं पे सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री थी। तो धीरे, और उसके साथ साथ जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले आपने भी जिक्र किया कि वहाँ पर से जो ये पलायन जो हुई कैपिटल का या एम्प्लॉयमेंट का, इंडस्ट्री का, वो उसका एक और कारण मैं बोलूँगी कि वो पार्टीशन से लेके उसके बाद तक बहुत सारे 60s में नक्सलाइट मूवमेंट्स हुई है, 71 में बांग्लादेश से लोग अंदर आए हैं, तो पॉलिटिकल अपहीवल भी बहुत हुआ है। उसके साथ साथ सिस्टम जो एक इंडस्ट्री डेवलप करने के लिए जिस तरह का शांतिपूर्ण और उसमें फोकस करने के लिए जिस तरह का एटमॉस्फेरिक्स चाहिए वो उस समय नहीं था। लोगों के पास प्रायोरिटी था कि ये एक्स्ट्रा लोगों को और ये एक्स्ट्रा जो सिचुएशन पैदा हुआ है उसको कंट्रोल करने। ठीक है अजीत सर, यहाँ पर अब 2011 से अगर ममता सरकार में है तो पहले जो भी हुआ हो, लेकिन आपको इतना वक्त तो मिला कि आप
कुछ हद तक तो सूरत बदल सकते थे, क्या वो करने में नाकाम रही है ममता बनर्जी? बिल्कुल सीधा सवाल है। हाँ, बिल्कुल नाकाम रही हैं। इनफैक्ट उनसे एक्सपेक्टेशन था, क्योंकि सीपीएम क्यों खत्म हुआ? सीपीएम इसलिए खत्म हुआ 34 साल बाद कि पहले 10 साल सीपीएम गजब का ट्रांसफॉर्मेशन किया था एग्रीकल्चर में। इनफैक्ट फर्स्ट 10 इयर्स जब ये बरगदार्स का जो मूवमेंट, वो जब लैंड पट्टा करीब 14.5 लाख लैंड पट्टा बांटा था, उस समय एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट बंगाल का हाईएस्ट था, 6% था, और बाकी कंट्री का एवरेज करीब 2.5% था। तो फर्स्ट 10 इयर्स में बहुत कमाल का काम किया था सीपीएम एग्रीकल्चर में, क्योंकि वो रूरल पेनिट्रेशन कर रहा था। इंडस्ट्रियल डिक्लाइन कंटिन्यू किया सीपीएम के थ्रू आउट 34 इयर्स में, बट एग्रीकल्चर में ट्रांसफॉर्मेशन था, बट वो भी खत्म हो गया। तो एक तरह से जब सीपीएम खत्म हुआ बंगाल से और ममता आई, तो दो कारण, एक कि भाई सीपीएम के अंदर के समय में करप्शन, वायलेंस और जो भी मतलब नाकामी, और दूसरा कि भाई अब आप आए हैं तो राज्य को बदलिए, क्योंकि याद रखिएगा तब तक 1991 हो चुका था, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन देश का स्टार्ट हो गया, और ये सब जो स्टेट है जैसे गुजरात या महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, ये भयानक रूप से इनका ग्रोथ स्टार्ट हो गया 1991 के बाद, 5 साल बाद, 7 साल बाद। बट 2000 के बाद आप देखिएगा तो सदर्न स्टेट्स, स्पेशली जो कोस्टल स्टेट्स हैं, जो इंडियन ओशन के नज़दीक हैं, उनमें गजब ग्रोथ हुआ। 2 ही राज्य में ग्रोथ नहीं हुआ कोस्टल स्टेट में, उड़ीसा और बंगाल। ठीक है ना? यहाँ क्या वजह रही लेकिन अजीत जी? तो इसका एक मेन कारण था कि इंडस्ट्रीज जो था ये पुराने ढंग के इंडस्ट्रीज थे, स्टील और कोल, ठीक है, और बाकी जगह जो स्टार्ट हुआ इंडस्ट्रीज, वो दूसरे फेज, जो एक तरह से कहते हैं प्रोडक्ट साइकिल बदल गया और नए इंडस्ट्रीज आ गए, जैसे कि तमिलनाडु में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का भरमार हो गया, या मान लीजिए गुजरात में शिपिंग का बहुत हुआ, महाराष्ट्र वगैरह में ऑयल एंड अदर्स इंडस्ट्रीज का ग्रोथ हुआ। तो साथ ही साथ हर कर्नाटक में, बेंगलोर में वो सॉफ्टवेयर का हब बन गया, उधर हैदराबाद सॉफ्टवेयर का हब बना। अब देखिए पैराडॉक्स, देखिए बंगाल जो है वन ऑफ द हाईएस्ट लिटरेसी था, वहाँ पर जब आई ममता बनर्जी और उस समय अट्रैक्ट करती यदि आईटी इंडस्ट्री को और कहती कि हमारे पास सबसे हाईएस्ट अर्बनाइजेशन है ईस्टर्न इंडिया में, बंगाल का 40% है, बगल वाले बिहार में 11% है, तो हमारे पास अर्बनाइजेशन है, हमारे पास वर्क फोर्स बहुत पढ़ा लिखा है, बंगालीज ज़्यादातर बहुत पढ़े लिखे होते हैं, बंगाली बच्चे बाहर जाके डायस्पोरा में को डोमिनेट करते हैं, तो यदि चाहती तो आईटी इंडस्ट्री ला सकती थी, यदि अच्छा उसमें ज़मीन की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग में तो फेलियर हुआ, टाटा नैनो वगैरह छोड़ के चला गया, वो एक बड़ा सेटबैक रहा, वो बहुत बड़ा सेटबैक रहा, और उससे एक इमेज बन गई, कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है। हाँ, और उसमें क्या हुआ कि जो सीपीएम के जो लास्ट चीफ मिनिस्टर थे बुद्धदेव भट्टाचार्य, वही कोशिश करके उसको ला रहे थे, और ममता क्योंकि उसमें पावर में थी नहीं, एजिटेशन कर रही थी उसके खिलाफ, तो हुआ कि भाई उसी एजिटेशन के कारण जो है वो मुख्यमंत्री बनी थी। हाँ, मुख्यमंत्री उसके बाद बनी, फिर उस पे कैसे वो आगे बढ़ जाते हैं? हाँ, कैसे आगे बढ़ती, और लैंड, एक बात जो महुआ ने कहा, पूरे ईस्टर्न इंडिया में ये लागू है कि यहाँ का लैंड मैन रेशो जो है ना, ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो इस कारण ये सोच के आपको चलना है, तो सॉफ्टवेयर पर जोर करना चाहिए था, पर ममता नहीं कर पाई, अटेम्प्ट्स करी, बट नहीं पाई। नहीं, ये सॉफ्टवेयर पे मैं बोलूँ, ये एक्चुअली ये बुद्धदेव भट्टाचार्य के समय से शुरू हुआ था, और ये जो नए एरियाज बने हैं, जुड़े हैं कलकत्ता शहर के साथ, न्यू टाउन, राजारहाट, ये सब कहते हैं, ये नए शहर के नए नए पार्ट्स हैं, ये सारा एक्चुअली सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ही है वहाँ पर, और ये इसकी शुरुआत बहुत अच्छे से हुई थी, लेकिन हाँ, वो स्केल तक नहीं पहुंच पाई जो पहुंचना चाहिए था ये 15 साल में या उससे पहले, क्योंकि दलील ये दी जा सकती या हैदराबाद क्योंकि में तर्क दिया जाएगा ना कि आपके पास ज़्यादा एजुकेटेड लोग थे, आपके पास ज़्यादा पॉपुलेशन थी, तो आप उसको बुना कहाँ पाए? अल्टीमेटली तो लोग वहाँ से निकल कर चले गए।
वो पलायन तो करना पड़ा नहीं, युवाओं क्योंकि आपकी शुरुआत ही देर से हुई है, तो आपको वहां पहुंचने में जो जिस तरह का एफर्ट देना पड़ेगा वो एफर्ट आपने दिया नहीं है। बात ये है। क्योंकि देखिए, 2011 देर से तो हरियाणा भी स्टार्ट किया। जी, जी। पर देखिए गुड़गांव जो है, कुछ लोग कहते हैं कि अब सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है फॉर हैदराबाद और महुआ, लेकिन देर वाली बात नहीं, इसलिए भी मैं है। ये हरियाणा के लिए इसलिए नहीं बोलूंगी कि हरियाणा दिल्ली से लगा हुआ है। ठीक है। अब दिल्ली के इर्द गिर्द में जो भी रहेगा, दिल्ली क्योंकि कैपिटल है, ठीक है, उसका जो उसका ग्रोथ फर्क होता है पड़ेगा, वो ठीक है। ग्रोथ यहाँ लेकिन महुआ से फिर भी 1500 किलोमीटर दूर मैं में समझ नहीं गई। होता है। लेकिन दिल्ली के फिर बगल में भी- तो नोएडा और गाजियाबाद भी है, पर वो वैसा हब नहीं है जैसा गुड़गांव बना है सॉफ्टवेयर नोएडा का। में हुआ है। नोएडा में नहीं, काफी उस तरह बदलाव से हुआ है। नहीं, हाँ, कोई लेकिन महुआ फिर से comparison अभी नहीं मैं है। उसी सवाल पर आगे बढ़ूंगी कि फिर भी ममता बनर्जी को सफिशिएंट वक्त मिला है। 2011 से 2026 आ गया है। मिला है, इतने वक्त में अगर आप तस्वीर नहीं बदल पाए राज्य की, तो फिर तो सवाल खड़े होंगे। हाँ, वो तो है सवाल, तो इसीलिए तो सवाल है, इसी को तो एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं कि हमने आपको मौका दिया था और उस मौका का आपने किस तरह से इस्तेमाल किया। तो अगर लोगों को लगे कि जितना इस्तेमाल करना चाहिए था उतना वो नहीं कर पाई, तो वो दूसरा किसी के तरफ देखेंगे। अगर उनको नहीं ठीक है। लगा तो वो उनके तरफ ही और उनको और समय देंगे। ठीक है। बात तो यही है ना। बिल्कुल। और अजीत जी, इसी वादे के साथ बीजेपी सामने आ रही है कि अब हम जो खोई हुई पहचान थी बंगाल की, उसे हम लौटाएंगे, परिवर्तन की वो बात कर रहे हैं यहाँ पर बीजेपी। तो क्या ऐसा वो क्या लेकर आ रहे हैं अपने साथ जिससे वो लोगों को लुभा पाएंगे, जनता के बीच जाकर वो ऐसी क्या बात कह रहे हैं? एक तो पहली बात तो ये है कि डबल इंजन की सरकार। सबसे पहला तो ये होता है। दूसरा, वो दिखाएंगे कि देखिए गुजरात से कंपैरिजन करा रहे हैं। आपने यदि देखा होगा, अमित शाह ने रिलीज किया था अभी रिसेंटली वो चार्जशीट जो ममता के खिलाफ, तो उसमें कंपैरिजन है गुजरात के साथ। तो उसमें है कि भाई गुजरात इसी पीरियड में कहां से कहां चला गया। वो भी कोस्टल स्टेट है, ये भी कोस्टल स्टेट है, तो हम तो इसको गुजरात बनाएंगे। तो ये जो है ना, ये उम्मीद है। अब करेंगे क्या बीजेपी? पहले तो बीजेपी पावर में आए, उसके बाद कैसे करेगी ये तो अलग बात है। बट देखिए, असम में 10 साल में कुछ हद तक जो फायदा मिल रहा है हिमंत बिस्वा सरकार को, कि उसने इकोनॉमिक ग्रोथ भयानक रूप से बढ़ा दिया। आज असम देश का टॉप 3 स्टेट्स में ग्रोथ पर है। अब बंगाल, जिसका ग्रोथ पहले भी स्लो रहा है, बट आज उड़ीसा के भी पीछे हो गया है। 1960 में बंगाल भारत के जीडीपी का 10% अकेले देता था, आज 5% दे रहा है, तो आधा हो गया है ना। 60 के पहले भी मान लीजिए महुआ ने लेकिन कहा अजीत सर, फिर अब इसमें सवाल ये उठता है कि क्या इस सब के बीच में जो राजनीतिक पार्टियां, अब यहाँ पर टीएमसी बीजेपी किसी को भी भूल जाइए, जो राजनीतिक पार्टियां जो सत्ता में होती हैं, फिर वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा लेती हैं कि जो डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम्स हैं या जो डायरेक्ट ट्रांसफ़र है, उसके थ्रू आप जनता को अपनी तरफ खींच लेते हैं, चाहे वो कोई भी हो। और फिर जो सारे मुद्दे हैं वो पीछे छूट जाते हैं, क्योंकि आपको डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र हो रहा है, तो आप उस लालच में आप आगे बढ़ जाएंगे। दो चीज़ है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र तो कह सकते हैं कि मतलब मेरा कहने का मतलब ये था कि इस तरह की स्कीम से आप जनता को लुभा के रखते हैं, भले ही फिर एक वो लंबी जो तस्वीर है या जो दूरदर्शिता है, फिर वो भूल जाती है जनता। नहीं भूलती है जनता। अनएम्प्लॉयमेंट जब बहुत हाई हो जाता है, जो कि आज बंगाल में बहुत हाई है, तब जो है उल्टा पड़ता है। आप यदि कैंपेन बीजेपी का देखेंगे तो जो वीडियो सर्कुलेट कर रहे हैं, उसमें वो एक लड़की कहती है कि उस लड़के का क्या जिसको कि नौकरी भी नहीं है, उससे कोई शादी भी नहीं करेगा, और ये लड़के बंगाल में बहुत ज्यादा हैं। इस तरह से वो उसको लुभाते हैं कि देखिए जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उसके पास जॉब्स नहीं है, एक ही तरह से उसको जॉब मिलता है, वो बंगाल से बाहर जाके जॉब करता है। और वो डेंट कर सकता है बंगाल को, टीएमसी को वो डेंट कर सकता है, टीएमसी को डेंट करेगा कम से कम अमंग द अनएम्प्लॉयड यूथ। ठीक है, वो भी तो एक लार्ज करना सेक्शन है। ठीक है। और एक और बात है कि एक इकोनॉमिक आर्ग्यूमेंट है। हो सकता है इलेक्शन में डायरेक्ट असर नहीं करे, पर बंगाल का जो टोटल बजट है उसका 45% जो है वो पॉपुलिस्ट मेजर में चला जाता है। तो क्या होता है ना, उससे ग्रोथ पर असर करता है। बिल्कुल। तो ये भी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। महू, आप ऐड करना चाहती हैं? ये चुनाव एक समय है जिस समय हर कहीं भी कोई भी स्टेट में या नेशनल इलेक्शंस जो भी हो, जब ये सारे मुद्दे आगे आने चाहिए कि हमारे लिए हुआ क्या है, लोगों जो हम लोग जाके वोट डालते हैं, वो वोटर के लिए
सत्ता पक्ष वाले किया क्या है, हाँ। और नहीं किया है तो दूसरे जो हैं वो क्या देंगे। लेकिन बंगाल में तो इस बार इस चुनाव में इसकी कोई जिक्र किसी तरफ से होने की कोई मौका ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि वहाँ पे SIR बना हुआ है। SIR ही अगर मुद्दा रह जाएगा, और जो कि अभी लग रहा है कि उससे हटने वाला नहीं है इलेक्शन कैंपेन किसी पार्टी का भी, तो ये जो जिसने डिलीवर नहीं किया है या जिसने डिलीवर आगे जाके डिलीवर करने की प्रॉमिस कर रही है, उसका किसी का वादा या किसी का वादा खिलाफी के बारे में तो मामला आ ही नहीं रहे हैं लोगों का, आई मीन पब्लिक कोर्ट में। बिल्कुल, सो दैट इज अ वेरी सैड ये एक सेंटिमेंट की बात आपने करी यहाँ पर, ये बहुत महत्वपूर्ण बात। इसमें एक छोटा सा जी क्रिटिसिज्म करता हूं कि बीजेपी चाह रही है परिवर्तन मेन एजेंडा बने। यदि SIR बन जाएगा और परिवर्तन नहीं बनेगा तो इससे बीजेपी हर्ट हो सकता है। बिल्कुल, ये मुद्दा बिल्कुल आपने ठीक कहा कि उल्टा पड़ सकता है। तो ये जो सेंटिमेंट की बात यहाँ पर की जा रही है कि ये सारे मुद्दे जो हैं वो तब हावी होंगे जब जनता वोट करने जा पाएगी, और जो जिसका वोट कटा है उसके लिए सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि वो इस बार वोट नहीं कर पा रहा है, वोटर जो दशकों से वोट करता आ रहा है, तो उसके लिए ये सारे मुद्दे पीछे छूट गए, और उसके लिए सबसे बड़ा मुद्दा यही आ गया कि वो वोट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अब ये किस तरह से हावी होंगे ये मुद्दे, और किस तरह से SIR इन सब पे भारी पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये हमें देखना होगा, क्योंकि नतीजे 4 मई को आएंगे। बंगाल का संदेश में आज इतना ही। नमस्कार।